एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्य अग्रवाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ और 100 एमसीक्यूज। ठीक है, बीएसटी में एमसीक्यूज में मुझे पता है तुम लोग मार्क्स कटवाओगे। तो 100 एमसीक्यूज और करेंगे जो कि हमारे 2024-25 यानी कि पिछले साल के बोर्ड के पेपर में से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे। ठीक है, तो अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में लिख देना जैसे जैसे आप लोग करते जाओ। तो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफएम का क्वेश्चन है। द रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इज नोन एज। टाइप ऑफ रिस्क बताना है कि जो कंपनी है वो अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस जैसे कि इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही, एबल नहीं है, उस रिस्क को हम क्या बोलते हैं? उस रिस्क को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। कि अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल चार्जेस पे करने की एबिलिटी में नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। दूसरा है, केस गिवन है, बताना है आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच बिमल राय इज वर्किंग। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है। दिया है बिमल राय इज वर्किंग इन फनी बनी लिमिटेड। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स गेम्स एंड टॉयज फॉर चिल्ड्रन। द बेसिक टास्क ऑफ बिमल राय, अब टास्क बताया है, इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो बिमल राय जो है वो इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। ही ऑल्सो एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल। तो बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करने का काम किसका है? बिमल राय का है। तो ये जो सारे फंक्शंस गिवन है क्वेश्चन में, ये एक टॉप लेवल मैनेजर परफॉर्म करता है। सो आंसर विल बी टॉप लेवल। ठीक है, टॉप लेवल। इसके बाद आपको बताना है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा है। दिया है सलीम एंड करीम आर गुड फ्रेंड्स। दे स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग हाई क्वालिटी सीड्स फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ठीक है, तो उन्होंने हाई क्वालिटी सीड्स का बिजनेस स्टार्ट किया। दे आर ऑफरिंग 200 वेराइटी ऑफ वेजिटेबल सीड्स suitable for terrace gardens, balconies, and backyards. Due to a growing trend towards healthy consumption habits इंक्रीज हो रही है। सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर देयर सीड्स, इसलिए उनकी सीड्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हम कंजम्पशन हैबिट्स की बात करते हैं, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, कंजम्पशन हैबिट्स आर अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। ओके जी। देन इसके बाद, अरे क्या हुआ ये, हाँ, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट बोला है, हमें बताना है मार्केटिंग फंक्शन डिस्कस्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर। दिया है श्रीधन wanted to purchase an electric car. He visited a retail showroom of a car company where these cars are displayed. तो वो एक इलेक्ट्रिक कार परचेज करना चाहते हैं और शोरूम पहुंचते हैं। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दिस शोरूम टोल्ड श्रीधन दैट द कंपनी ऑफर्स क्रेडिट फैसिलिटीज, मेंटेनेंस सर्विसेज एंड मेनी अदर सर्विसेज दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर देयर कार्स। तो जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने बताया कि हमारी कंपनी क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रही है, मेंटेनेंस फैसिलिटी दे रही है, और भी कई सर्विसेज दे रहे हैं जिससे सेल्स रिपीट होंगे। एक कस्टमर जो पहले था वो वापस आएगा हमारे शोरूम में, ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होगी। तो बताओ कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का? कौन सा फंक्शन है? ये है हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ठीक है, कि कस्टमर को आप और एडिशनल फैसिलिटी दे रहे हो जिससे रिपीट सेल्स होंगी। ठीक। इसके बाद हमें बताना है विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म में कौन सा स्टेटमेंट सही है? दिया है फॉर एन एक्सचेंज इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 पार्टीज। क्या 3 पार्टीज का होना जरूरी है? गलत। 2 पार्टीज होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये तो गलत है। द पार्टीज डू नॉट हैव द फ्रीडम टू रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। क्या ऐसा होता है कि आपने एक बंदे को जो ऑफर कर दिया उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट नहीं कर सकता क्या? ये भी गलत है, रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है। The acceptance of the offer for each party has to take place on the basis of compulsion. क्या लिखा है? द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर फॉर ईच पार्टी हैज टू टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कंपल्शन। तो कोई कंपल्शन नहीं होता एक्सेप्टेंस का, ये भी गलत। फॉर एन एक्सचेंज इट इज नेसेसरी दैट ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर। आप अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को कोई वैल्यू क्रिएट करके दें, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। ओके। इसके बाद, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन अवेयर कंज्यूमर इज टू बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी अश्योरेंस। सो हमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क बताना है, इस गिवन पिक्चर में कौन सा होगा? सो देखो, हमें आयरन की इमेज गिवन है, तो कौन सा सर्टिफिकेशन मार्क होता है? इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इसमें हम बात करते हैं आईएसआई मार्क की। ठीक है, आईएसआई मार्क होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे। ओके।
देन इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। कौन सा इनमें से प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है? पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला दिया प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये तो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, पेनल्टी इंपोज करना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना भी प्रोटेक्टिव में ही आता है। लेकिन मेजर्स लेना टू डेवलप द कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट के लिए जो होता है ना, वो डेवलपमेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ओके। Assertion है larger the lead time, larger is the quantity of material required to be stored and larger shall be the amount of working capital required। सबसे पहले तो लीड टाइम होता क्या है? लीड टाइम का मतलब क्या है? लीड टाइम का मतलब है कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस करा और वो आपको जब तक रिसीव नहीं हुआ है उसके बीच का जो टाइम है, दैट इज द लीड टाइम, ठीक है, दैट इज द लीड टाइम। है कि हमने ऑर्डर प्लेस करा और जब तक वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, इसके बीच का जो टाइम गैप है, दिस इज लीड टाइम। तो जितना लंबा लीड टाइम होगा उतनी ही ज्यादा हमें क्वांटिटी स्टोर करके रखनी पड़ेगी अपने गोडाउन में, और उतना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी हमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इन्वेंट्री मेंटेन करने में खर्चा आता है। बिल्कुल सही है। रीजन है क्योंकि इफ द रॉ मटेरियल डू नॉट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, हायर स्टॉक लेवल में भी रिक्वायर्ड। तो अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली नहीं मिलेगा तो आपको स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो ये भी सही है। दोनों एकदम करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है जी। ओके, इसके बाद हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग देखो, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? नहीं, ये तो पर्सनल होता है, इम्पर्सनल नहीं। पर्सनल सेलिंग डज नॉट अलाउ अ सेल्स पर्सन टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, ये भी गलत है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में तो हम अलाउ करते हैं टू डेवलप पर्सनल रिलेशंस, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ सेल। तो ये मुझे सही लग रहा है कि पर्सनल सेलिंग में एक ओरल प्रेजेंटेशन होता है कस्टमर और सेलर के बीच में, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, बाकी डी बी इज इनकरेक्ट। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव की बात सेल्स प्रमोशन में होती है। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट है असर्शन, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। बिल्कुल सही है ना, यूनिटी ऑफ एक्शन होता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर्स दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी सही है कि सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक तरह से एक डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, तो दोनों सही। एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट। ओके जी। चलो, इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझते हो जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशन से वो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, ठीक है। अथॉरिटी अराइजेज आउट ऑफ, अथॉरिटी कैसे अराइज होगी? अथॉरिटी अराइज होती है पर्सनल क्वालिटीज से, ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज से। ओके। इसके बाद आपको बताना है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस अंडर विच प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइडेड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। कौन सा स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस का जिसमें जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने डिसाइड किया है कि हम स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेंगे, स्टैंडर्ड्स यानी कि प्लान्स को मॉडिफाई करेंगे। तो आपको केस स्टडी बिना पढ़े भी समझ में आ जाना चाहिए कि हम जब भी स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने की बात करते हैं इन दी कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो वो हमारा लास्ट स्टेप होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, कि हम करेक्टिव एक्शन में क्या कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ओके। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल, एज इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस। बिल्कुल सही है, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि हर एक पर्सन का नेचर अलग है ना। और मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी सही है, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आप किसी भी तरह से मोटिवेट कर लो, दोनों सही है। ओके जी, इसके बाद हमें बताना है पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दिया हुआ है Alpha Graphics Limited was a reputed Indian company which had been in business for many years. The CEO of the company, Rohit Gupta, always believed in understanding the business environment as well as responding and adapting to it. तो बेसिकली जो सीईओ है वो हमेशा ही चाहता है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके चलें। When he found that a foreign multinational company, Lenographics, is entering the Indian market with new substitutes, he prepared to meet this threat by reducing cost and creating good quality and aesthetically appealing layouts, advertisement and logos etc. मतलब क्या है कि उनको पता चला कि एक
फॉरेन एमएनसी आ रही है इंडियन मार्केट में, लेनोग्राफिक्स। तो उन्होंने उसको अपने अकॉर्डिंगली उस थ्रेट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना कॉस्ट कम करा, क्वालिटी इंप्रूव कर ली, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया। ठीक है, तो जो अब कॉम्पिटिटर आ रहा है वो उसको एज अ थ्रेट देख रहे हैं, एक थ्रेट की तरह देख रहे हैं। एज अ रिजल्ट अल्फा ग्राफिक्स लिमिटेड वॉज नॉट ओनली एबल टू रिटेन इट्स ओल्ड कस्टमर्स बट ऑल्सो स्टार्टेड न्यू प्रोजेक्ट। तो इससे क्या हुआ, जब उन्होंने खुद को इम्प्रूव करा उस थ्रेट को समझते हुए, तो उनके कस्टमर्स तो रिटेन हुए, साथ साथ और भी नए प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए। बताइए कौन सा पॉइंट है इंपॉर्टेंस का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्रेट्स की। पॉइंट आएगा आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कि हमने थ्रेट्स को समझा और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन प्लान बनाया। ठीक। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम लोग जॉब्स का एकदम क्लियरली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। बताओ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस कौन सा होगा। ऑर्गेनाइजिंग में आप सब कुछ क्लियरली डिफाइन कर रहे हो, तो उससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है regulation of takeover bids by companies is one of the regulatory function of SEBI। अगर हम टेक ओवर बिड्स को रेगुलेट कर रहे हैं तो क्या वो रेगुलेटरी फंक्शन में आता है? बिल्कुल आएगा। द ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। हम इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट फंक्शन का पार्ट होता है। बिल्कुल, डेवलपमेंट फंक्शन का ही पार्ट होता है, दोनों सही है, करेक्ट है एकदम। ठीक। इसके बाद high inflation rates generally result in constraints on business enterprises as they increase the various cost of business। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा है तो बिजनेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कॉस्ट बढ़ जाता है बिजनेस का, जैसे कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा, वेजेस बढ़ जाएंगी, सैलरी भी वहां पे दिक्कत आएगी। कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरमेंट का? जल्दी ये सोचो, इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन महंगाई ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आएगा। ठीक है, चलो आपको मैच करना है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, इन सबको। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि क्वालिटी पे बात करता है, क्वालिटी पे। तो देखो यहाँ पे लिखा है इट्स मेन फोकस इज ऑन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ए का तो फर्स्ट, ठीक है, ए का तो फर्स्ट, तो हमारा ऑप्शन ए का फर्स्ट करना है, तो ऑप्शन डी ही आएगा, ए के फर्स्ट। ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है कि हमें एग्रेसिव मेथड्स को यूज करते हुए सेलिंग करनी है। सो मेन फोकस इज ऑन एग्रेसिवली परसुएडिंग बायर टू परचेज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो बी का थर्ड, बी का थर्ड। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमें नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए काम करना है, तो सी का सेकंड, सी का सेकंड। और सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोलता है कि नीड्स तो सेटिस्फाई करो, साथ साथ सोसाइटी के वेलबींग के बारे में भी सोचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर यहाँ पे बन गया। ओके, देन इसके बाद बताना है एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होगा। तो देखो दिया है साधना, अ ग्रेजुएट ऑफ अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज अ सक्सेसफुल मैनेजर। She applies her acquired knowledge in a personalized and skillful manner in different situations at work। बेसिकली अपनी नॉलेज को पर्सनलाइज्ड तरीके से अपने हिसाब से अप्लाई कर रही है, स्किलफुल वे में अप्लाई कर रही है। शी यूजेस हर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इन हैंडलिंग दीज सिचुएशंस। तो मैं तीन तीन कीवर्ड्स मैंने मार्क करके बता दिए भाई, पर्सनलाइज्ड की बात हो रही है, स्किलफुलनेस की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। ये तीनों वर्ड्स आते हैं हमारे मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन, चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर बताना है, बताओ जल्दी से सोचो। मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, यानी कि हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 20 एमसीक्यूज कर दिए हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करो और अपना स्कोर नीचे लिख दो कमेंट्स में कि तुमने 20 में से कितना ठीक करा है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है it is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplished selected aims। तो कौन सा प्रोसेस है इसमें हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल्स मिलके काम कर रहे हैं और एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं। बताइए, वो हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट में हमें बताना है टाइप ऑफ प्लान कौन सा है। दिया हुआ है कवि वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन स्टेशनरी मार्ट। इट डील्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेशनरी आइटम्स फॉर मेनी स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री।
ठीक है, तो स्टेशनरी आइटम में डील करते हैं। When new session starts in schools, कभी forecast the sales of different stationery products for each school for every month। तो जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है तो कभी क्या करता है, वो सेल्स फोरकास्ट करता है कि हर महीने कितने प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। All items are represented in numbers so that it becomes easier for him to compare the actual sales with expected sales। तो वो क्या करता है, सारे ही आइटम्स को नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट करता है ताकि पता चल पाए कि एक्चुअल में कितनी सेल्स हुई है और एक्सपेक्ट कितना क्या था। जब भी हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक वे में आप एक्सप्रेस करते हो चीजों को, तो वो होता है हमारा बजट। ठीक है, बजट। तो न्यूमेरिक से याद रखना बजट। ओके, इसके बाद है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या डायरेक्टिंग से आप नए चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, रीजन है डायरेक्टिंग इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई भी नया चेंज आएगा ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉय उसको रोकेंगे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा होता है, इंक्रीज हो जाता है? गलत, ये गलत है। बल्कि डायरेक्टिंग से डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन अपने हिसाब से टिक कर देना। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखो, बड़ी सी केस स्टडी है। हमें बताना है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन दैट विच वाज kept in mind by the management of CVX लिमिटेड। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन का पॉइंट है, देखो दिया है। CVX लिमिटेड वॉज अ लीडिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होम अप्लायंसेस लाइक फूड प्रोसेसर, जूसर्स एंड मिक्सर ग्राइंडर्स। The company was earning good profits and was paying high dividend to its shareholder consistently। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही थी और अपने शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड पे कर रही थी। The company now decided to manufacture soap making machines, pop-up toasters and electric iron। अब कंपनी ने सोचा है कि हम और भी कुछ नया मैन्युफैक्चर करेंगे। द कंपनी wanted to enter into emerging markets out of India also। ये भी डिसाइड किया कि हम इंडिया के बाहर भी अब एंटर करेंगे मार्केट में। Entering these markets will require additional capital investment which will facilitate in production and distribution infrastructure। तो अब अगर आपको नई मार्केट्स में एंटर करना है, इंडिया के बाहर आपको जाना है, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स में, है ना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। For this, the management decided to retain money out of their earnings to finance the required investment and distribute smaller dividend to the shareholder। तो इसी पर्पस के लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपना पैसा जो प्रॉफिट है उसको रिटेन करा और डिविडेंड थोड़ा कम दिया। अब बताओ कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? देखो, इसमें फैक्टर होगा हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, है ना। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि हमें नए मार्केट्स में एंटर करना है, हमें नए प्रोडक्ट्स में एंट्रिंग करनी है, तो वो आपका एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिविडेंड डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद दिया है स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। बिल्कुल सही है। ठीक है, आप वर्कफोर्स को मेंटेन कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, यही स्टाफिंग होता है। और स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये भी सही है, चलता रहता है। ठीक है, दोनों सही। ओके, इसके बाद चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पता है तुम्हें? नहीं पता? सुनो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जिसमें हम इंटरनली लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, हम बाहर से कोई भी नए लोग लेके ही नहीं आते। तो उसका बेनिफिट बताना है। बेनिफिट होगा इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। बिल्कुल सही है, यही सही है आंसर, है ना। सिंप्लीफाइड रहता है प्रोसेस, ज्यादा कोई टिपिकल चीजें हैं ही नहीं। बाकी जो गिवन है ये सारे बेनिफिट्स नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आप चाहो तो बाकी के ऑप्शंस पढ़ो, मुझे वीडियो को ज्यादा लंबा करना नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्विकली करेंगे। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय अतुल एज अ सुपरवाइजर टू गेट द वर्क कंप्लीटेड। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अतुल ने यूज किया है? दिया हुआ है अतुल वॉज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन अ रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री। He was very sincere and dedicated and always completed his work on time। ठीक है, तो अच्छा बंदा है। It pained him to see that his colleagues were reluctant to do the work even though they had the ability to do it। तो उसने ये देखा कि यार जो उसके कलीग्स थे वो तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे, काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे, ऑल्दो उनके पास एबिलिटी थी। स्टिल, due to his good behavior and willingness to work, he was promoted to the post of the supervisor of the same team in which he was a worker earlier। तो उसका नेचर और उसका काम देखते हुए इसको प्रमोट कर दिया गया एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, he understood very well
that it was not always possible to get the best of work from employees merely by exercising formal authority. तो उसको समझ में आया कि हम अपने एम्प्लॉय से बेस्ट काम नहीं ले सकते जब तक हम सिर्फ अथॉरिटी की ही बात करेंगे. He had insights into the cause of behavior of people. He knew how to get work done by the workers in a desired manner to achieve the organizational objectives. तो उसको ये चीज पता थी कि हम वर्कर्स को किस तरह से काम करवाएं कि वो एकदम तरीके से काम करें, ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाए. तो उसको वो चीज पता थी कि कैसे कर सकते हैं. अंडर हिज सुपरविजन इवन द वर्कर्स हु वर रिलक्टेंट टू वर्क स्टार्टेड वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. तो उसके सुपरविजन के अंडर जो वर्कर्स थे जो पहले काम करना नहीं चाह रहे थे, अब वो बहुत ही इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पा रहे थे. अब आपको बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट है. कौन सा? देखो, इंसेंटिव्स की तो बात नहीं हुई. लीडरशिप, हम बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की हमने इसमें बात ही नहीं करी. हमने बात करी है मोटिवेशन की. ठीक है, मोटिवेशन की. उसने उनको क्या किया है? मोटिवेट किया है टू डू दी वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ओके, चलो. इसके बाद आपको बताना है द फैक्टर विच लेड टू एन इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कौन से फैक्टर की वजह से वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा? दिया है ईशा स्वीट्स वॉज सेट बाय ईशा शर्मा टू प्रिपेयर एंड सेल ऑर्गेनिक, vegan and healthy sweets alternatives like hazelnuts date laddus, dry fruit date burfi, stuffed maize date etc. चलो ठीक है. इंट्रोडक्शन दिया है. फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स द डिमांड फॉर हर प्रोडक्ट्स वॉज वेरी हाई एज पीपल दीज डेज प्रेफर टू बाय हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स फॉर कंजम्पशन एज वेल एज फॉर गिफ्टिंग पर्पज. तो कुछ सालों में इसके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो काफी ज्यादा थी. But this year, suddenly, the cost of dates, dry fruits, and other ingredients used for preparing these healthy sweets had increased. But अभी क्या हुआ अचानक से कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई. With rising prices of raw material, larger amount of funds are required to maintain a constant volume of production and sales. तो हुआ क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है मटेरियल का, अब हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. तो प्राइस बढ़ रहा है यानी कि इन्फ्लेशन की बात हो रही है. इन्फ्लेशन की बात हो रही है. ठीक है, इन्फ्लेशन इज द फैक्टर. ओके जी. तो बहुत सिंपली आप पढ़ोगे, आपको बेसिक नहीं भी पता ना अगर मतलब, तो तुम पढ़ के भी सोच सकते हो ऑप्शंस देख के. एमसीक्यू तो ऐसे है. ओके, चलो. इसके बाद पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बताना है. द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम जो भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में उनको अडॉप्ट कर सकते हैं. जिससे क्या होगा? इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सुटेबली मॉडिफाइड. आप अपने अकॉर्डिंगली फिर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो. बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप अडेप्ट कर रहे हो खुद को, यानी कि अडेप्शन टू चेंज की बात हो रही है. ठीक है. देन इसके बाद है अ बायर बायज अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर इट डज अ बायर बायज अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर व्हाट इट डज फॉर हिम और हर और द बेनिफिट इट प्रोवाइड्स टू हिम और हर. देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स अ कंज्यूमर में सीक. एक प्रोडक्ट से आपको तीन तरह के बेनिफिट मिलते हैं. एक तो फंक्शनल, दूसरा सोशल, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट. ठीक है, फंक्शनल होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, आपने फोन परचेज किया, तो फोन के फंक्शंस क्या क्या है कि कैमरा है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इंटरनेट फैसिलिटी है, कॉलिंग फैसिलिटी है, वो फंक्शनल हो गए. सोशल क्या है कि आप कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप सोसाइटी में आपका स्टेटस कैसे मेंटेन होगा, इंप्रूव कैसे होगा, तो मतलब लोग क्या कहेंगे, वो वाली चीज सोशल बेनिफिट. और साइकोलॉजिकल यानी कि आपके इमोशंस जुड़े होते हैं. कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उससे इमोशन से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है. ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो अगर मेरी पीछे वीडियो में तुम्हें कुछ कुछ फ्रेम्स दिख रहे होंगे ऊपर, है ना, फ्रेम्स दिख रहे हैं सारे के सारे, तो वो स्केचेस मैंने ही बनाया, फ्रेम भी मैंने ही करे, तो एक इमोशन जुड़ा हुआ है उन सभी फ्रेम से, है ना, तो वो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है. ओके, चलो. इसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर बताना है. कम्युनिकेशन बैरियर दैट लेड टू प्रोसीजरल डिले. ओके, दिया हुआ है Nimesh was working as a production manager in HL Limited, an electrical wire manufacturing company. One of the vendors who was supplying copper to HL Limited wanted to close down his business within 15 दिन as he had to go abroad to live with his son. तो जो वेंडर था जिसके संग चल रहा था बिजनेस, जो सप्लाई करता था कॉपर, वो अपना बिजनेस बंद करके जा रहा है.
द वेंडर वॉज सेलिंग ऑल हिज स्टॉक एट 60% डिस्काउंट। तो जो वेंडर है वो 60% डिस्काउंट पे अपना सारा स्टॉक बेच के खत्म करना चाहता है। निमेश wrote a letter to the general manager to seek approval for the procurement of this material। तो जो निमेश है प्रोडक्शन मैनेजर, उसने अपने जनरल मैनेजर को एक लेटर भेजा कि वो इस मटेरियल को प्रोक्योर करना चाहता है, उसका अप्रूवल दे दो हमें। बट ड्यू टू रिजिड रूल्स एंड cumbersome प्रोसीजर्स देयर वाज डिले इन गेटिंग सैंक्शन एंड ऑर्डर कुड नॉट बी प्लेस्ड। लेकिन कंपनी के रूल्स इतने ज्यादा रिजिड थे जिसके चक्कर में डिले हुआ और ऑर्डर हम प्लेस ही नहीं कर पाए। अब बताओ कौन सा बैरियर है? रिजिड रूल्स हैं, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं प्रॉपर, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ओके। द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। कौन सा राइट है इंडिविजुअल का जिसमें वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड करेगा, ऑर्डर देगा? दिस इज अथॉरिटी, अथॉरिटी। ठीक है। फिर इसके बाद एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से पढ़ लो। देखो इसका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है। इन केस द अग्रीव पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन ही कैन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अगर आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी ऊपर वाले ऑप्शंस गलत हैं। ठीक, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेशनल नहीं बल्कि स्टेट कमीशन पे अप्रोच करोगे, तो ये तो गलत हो गया। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से तो हम सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे क्या? नहीं। स्टेट कमीशन से अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे? नहीं, हम नेशनल को अपील करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद इमेज के मैंने आपको डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताना है। तो देखो इसमें दिया क्या है, एक रोबोट गिवन है, एआई है और लिखा है आई एम एन एआई न्यूज एंकर। तो एआई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत ही बेसिक। चलो उसके बाद आगे, प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल आप आगे के बारे में सोचते हो, करेक्ट है। क्योंकि द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सही है, फ्यूचर इवेंट्स को इफेक्टिवली मीट करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो दोनों सही, एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही। ओके। इसके बाद मैच कर दो टेक्निक्स को। मेथड स्टडी होती है कि किसी भी काम को करने का एक वन बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ए का तो फोर्थ आएगा, देखो ए का फोर्थ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी ए का फोर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर बनेगा। राइट। मोशन स्टडी क्या होता है? मोशन स्टडी में आप मूवमेंट्स को स्टडी करते हो, मतलब कि ये वाला स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, तो बी का फर्स्ट। टाइम स्टडी में हम चेक करते हैं कि आपको काम करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा, यानी कि सी का थर्ड, स्टैंडर्ड टाइम की बात। और फटीक स्टडी में हम चेक करते हैं कि एक पर्सन काम करते हुए थकेगा भी तो उसको कितना रेस्ट इंटरवल देना है, तो डी का सेकंड। ठीक है। ओके जी। इसके बाद एक केस है नीचे, इसमें आपको बताना है। चलो, फीचर ऑफ मैनेजमेंट हमें बताना है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो दिया हुआ है, रीड करते हैं। अक्षरा runs a business in the name of AK Solutions in a well-reputed area of her city, where people provide spaces to students as library, as study centers, and as training and event centers to business। तो अक्षरा एक बिजनेस रन कर रही है जिसमें कि वो स्टूडेंट्स को स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर, इस तरह की चीज। अक्षरा प्रोवाइड्स ओनली कॉन्फ्रेंस हॉल्स टू बिग एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर देयर मीटिंग्स एंड इवेंट्स। तो उसके साथ साथ वो कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो सिर्फ बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को ही मीटिंग्स के लिए ऑफर करती है। Suddenly in July 2024, floods affected some libraries and study centers in her neighboring area। तो फ्लड्स आए जिसकी वजह से स्टडी सेंटर में काफी प्रॉब्लम आई। The exams were approaching fast and students were facing a lot of problems as these study centers and libraries had to be closed। अब एग्जाम्स आ रहे हैं बट स्टडी सेंटर्स बंद कर दिए गए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। Taking advantage of this opportunity and to help the students, AK Solutions adapted itself to the needs of the environment। तो अब उसने इसी सिचुएशन का फायदा उठाया और उसने उसके अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट किया एंड डिसाइडेड टू कन्वर्ट सम ऑफ देयर कॉन्फ्रेंस हॉल्स इनटू लाइब्रेरीज। और डिसाइड किया जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उनको हम लाइब्रेरीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट किया, यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक डायनामिक फंक्शन है, डायनामिक फंक्शन है। ठीक है।
इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ रही हैं क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेस जैसे कि इंटरेस्ट अवेलेबल है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डेट बढ़ाओगे तो आपका ईपीएस इंक्रीज होगा। ठीक है, ये वाला एमसीक्यू सेम सेम एमसीक्यू 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया हुआ है और अब 2025 में भी आ गया है। सेम एमसीक्यू, तुम वीडियोस चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन 3 बार आया है कॉन्टिन्यूअसली। चलो, इसके बाद, द कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट की कॉस्ट ज्यादा होती है क्या? गलत। इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है, तो ये गलत है। लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। बिल्कुल, जो लोग लेंड कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे डिवेंचर होल्डर हैं, उनका रिस्क कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर वालों का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि उनको पता नहीं ना उनको पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेंडर जो जिन्होंने डेट दिया है, जिनसे हमने डेट लिया है, उनको तो पता है कि हमें अपना जो पैसा है वो हमें वापस से मिलेगा ही मिलेगा, 100%। तो उनका रिस्क कम होता है। ठीक है, to ensure that enough funds are available at the right time to honor the commitments and to carry out the plans is discussed in which of the following concept। राइट टाइम पे हमें फंड्स अवेलेबल हो जाएं ताकि हम अपने प्लान्स को कैरी आउट कर पाए, ये होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि राइट टाइम पे आपके पास इनफ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। ओके, ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज भी हो गए। अगेन वीडियो पॉज करके अपना स्कोर डाल दो कितना बना। चलो, इसके बाद देखते हैं अगले कुछ और क्वेश्चंस। तो कौन से कलर का पेन लूं मैं? ये ले लेते हैं, चलो ग्रीन ले लेते हैं। दिया है द लीडरशिप स्टाइल इन विच सबॉर्डिनेट्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द मैनेजर। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें सबॉर्डिनेट्स जैसे जैसे मैनेजर बोलेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और कम्युनिकेशन इज वन वे, एक तरफा कम्युनिकेशन होता है। ये होता है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसमें जैसा लीडर बोलेगा वैसा ही करना है, आप अपना कुछ उसमें ओपिनियन राय नहीं दे सकते, किसी से ने मांगी ही नहीं आपसे राय, है ना, वो चीज। स्टेटमेंट है, अ रूल रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। रूल क्या है? एक मैनेजरियल डिसीजन है जो बताता है कि क्या काम करना है या क्या काम नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। रूल अलाउस फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। क्या रूल जो बना है उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर सकते हो? कि कोई रूल बना है, कि क्लास में रूल बनाया है कि हमें 8 बजे से पहले, 8 बजे के बाद एंट्री ही नहीं मिलेगी, तो आप क्या 8 बजे के बाद लेट जा सकते हो? फ्लेक्सिबिलिटी है? नहीं है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये गलत है, रूल में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, to promote awareness among consumers, the government is running a campaign, Jago Grahak Jago. This campaign is a part of which of the following right? अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया। कौन सा राइट होगा यहाँ पे? यहाँ पे राइट होगा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए। द स्टडी विच रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स विच आर अंडरटेकन while doing a typical job। अभी हमने किया कौन सा मेथड्स, कौन सा स्टडी है जिसमें हम मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं? ये होते हैं हमारी मोशन स्टडी, मोशन स्टडी। ठीक है, इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। आप एम्प्लॉय की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हो बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स, ये होता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके जी, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज गिव इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी। कौन सा फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का जिसमें हम डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये होता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, कि आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को री इन्वेस्ट कर दो, लिक्विडिटी मिलेगी, मार्केटेबिलिटी मिलेगी। ओके, इसके बाद बोला है हमें बताना है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अबव ऑल्टरनेटिव्स अ बोर्ड मीटिंग वॉज कॉल्ड। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नेक्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस विच इज टू बी टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। हमें नेक्स्ट स्टेप बताना है प्लानिंग प्रोसेस का। देखो, आपने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का क्वेश्चन रीड कर लेना चाहे तो, ये ऑल्टरनेटिव्स थे। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाएगा? आइडेंटिफाई करने के बाद हम करेंगे इवालुएट, इवालुएट करेंगे। ठीक है, इवालुएट करेंगे। ठीक है, हमें देखो डेयरी मिल्क गिवन है, आपको बताना है आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा टूल है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10% एक्स्ट्रा, तो ये एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो 10% एक्स्ट्रा होता है हमारा सेल्स प्रमोशन का पार्ट, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries and audits of stock exchange and intermediaries।
कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, हाँ इंस्पेक्शन कर रहे हो, इंक्वायरीज कंडक्ट कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज का, ये होता है सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शंस तो याद कर लेना, क्वेश्चन बनता ही बनता है। While buying electrical appliances, a consumer should buy only ISI mark products। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेज करते टाइम आपको ISI देख के करना है। It is the responsibility of the consumer to buy only standardized goods as to provide quality assurance। ये भी सही है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी चेक करते हुए स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स को ही परचेज करे। करेक्ट, ओके। इसके बाद देखो, हमें फॉलोइंग प्रोडक्शन इंचार्ज के फंक्शंस गिवन है, स्पीड, गैंग, रिपेयर एंड इंस्पेक्टर। तो आपको फंक्शंस बताने हैं। देखो, जो स्पीड वॉच होता है ये चेक करता है, स्पीड वॉच चेक करके चलता है कि काम जो है वो एक्यूरेटली और टाइम पे हो जाए, मतलब कि टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, फर्स्ट का तो फोर्थ, ठीक है। गैंग बॉस क्या करता है? गैंग बॉस है हमारे पास, गैंग बॉस आपको सारे ही टूल्स मशीनरीज को रेडी करके देता है, तो टू कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशंस, तो सेकंड का थर्ड, ठीक। रिपेयर बॉस, अगर कोई भी मशीन खराब है तो उसको रिपेयर करने का काम उसकी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, वो कौन चेक करता है? रिपेयर बॉस, तो थर्ड का फर्स्ट। और इंस्पेक्टर चेक करता है क्वालिटी ऑफ वर्क, तो फोर्थ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग मार्क कर सकते हो ऑप्शन, जो कि ऑप्शन डी आए, ठीक है। चलो, इसके बाद अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। क्या अथॉरिटी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक फ्लो करती है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सुपीरियर है वो ऑर्डर देगा। सो अथॉरिटी इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड द सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। बिल्कुल सही है, ठीक है। अथॉरिटी एक राइट है इंडिविजुअल का कि आप ऑर्डर दे सकते हो अपने सबऑर्डिनेट को। तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही। ओके, इसके बाद हमें बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। दिया है होमली स्पेस इज अ होम डेकोर कंपनी प्रोवाइडिंग इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज। इंट्रोडक्शन बता दिया। द कंपनी लैक्स फैसिलिटीज लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग्स। कंपनी में कुछ कुछ फैसिलिटीज है ही नहीं, जैसे कि सजेशन बॉक्स नहीं है, कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, गैदरिंग्स नहीं होती हैं, मीटिंग्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस हो रही है। बताइए कौन सा बैरियर है? ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स, इन सब की बात होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ओके। इसके बाद बोला है मेनन, अ वर्कर इन सुपीरियर टॉयज कंपनी वॉज गिवन अ टास्क बाय हिज सुपीरियर टू प्रोड्यूस 100 टॉयज इन अ वीक। तो मेनन एक वर्कर है अपने सुपीरियर के अंडर, जिसको 100 टॉयज प्रोड्यूस करने का काम दिया गया है। मेनन डेलीगेटेड दिस टास्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स। मेनन ने ये काम ट्रांसफर करा, डेलीगेट करा है रोहन और फरहान को। फरहान मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, तो फरहान तो काम कर नहीं पाया, एंड रोहन कुड नॉट कंप्लीट दिस टास्क इवन आफ्टर वर्किंग मोर आवर्स देन अलॉटेड। और जो रोहन है वो फिर भी काम पूरा नहीं कर पाया। तो हु इज आंसरेबल टू मेनन सुपीरियर सुपीरियर फॉर दिस टास्क? अब जो सुपीरियर है उसको आंसरेबल कौन होगा? सुपीरियर ने काम दिया मेनन को, मेनन ने काम डेलीगेट कर दिया, और वो दोनों लोग काम कर ही नहीं पाए। तो अब आंसरेबल कौन होगा? सुपीरियर को। आंसरेबिलिटी किसके पास रहेगी? मेनन के पास ही रहेगी, जिसको काम दिया गया था, ठीक है, मेनन, ओके। आपने भले ही ट्रांसफर कर दिया, डेलीगेट कर दिया काम, बट रिस्पॉन्सिबिल आंसरेबिलिटी किसकी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मेनन की ही होती है, ओके। राधिका wants to sell 20,000 shares of Tara Limited held by her. In which of the following market she can sell these shares? राधिका एक इन्वेस्टर है, तारा भी एक इन्वेस्टर होगी, वो अपने शेयर्स बेचना चाहती है, सामने वाला खरीद लेगा। कौन सी मार्केट में होगा ये सब? ये होता है सेकेंडरी मार्केट में, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में आप डील करते हो, ठीक है जी। इसके बाद बोला है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। TA Limited rejected the applications of 12 candidates based on the information supplied by them in the application form। तो एक कंपनी है जिसने 12 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया, किसके बेसिस पे? जो एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। मतलब कि फर्स्ट स्टेप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे रिजेक्शंस करते हैं। These candidates did not have the required 5 year experience and MBA degree in finance। तो यस, ठीक है, तो आप बताओ कौन सा है? मैंने आंसर तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया, दिस इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे डिसीजन बनाते हो, ठीक है। इसके बाद असर्शन है अ गुड कंट्रोल सिस्टम मोटिवेट्स एम्प्लॉइज एंड हेल्प्स देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस।
बिल्कुल। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम मोटिवेट करता है, क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉइज नो वेल इन एडवांस व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आर। तो अगर अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है काम करना कैसे है, क्या करना है। दोनों सही है। और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको बताना है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय ध्रुव लिमिटेड। बताइए, देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा है, टू फिल द पोस्ट ऑफ ड्राइवर्स द कंपनी डिसाइड टू पुट द इंफॉर्मेशन ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे आपने इंफॉर्मेशन लगा दी है कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। नोटिस बोर्ड की बात होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ओके, कीवर्ड्स को पकड़ो, नोटिस बोर्ड। ओके। अच्छा, इसके बाद पुअर टेलीफोन कनेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। टेलीफोन कनेक्शन काफी खराब है, कौन सा एग्जांपल, कौन सा एलिमेंट है? ये है नॉइस। ठीक है, नॉइस हिंड्रेंस है। ओके, इसके बाद आपको बताना है, केजे लिमिटेड इज अ टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन उदयपुर हैविंग इट्स ओन स्टोर्स इन वेरियस सिटीज ऑफ राजस्थान। तो इंट्रोडक्शन बताया, इंस्टेड ऑफ हैविंग इट्स ओन ट्रक्स द कंपनी डिसाइड्स टू यूज ट्रक्स ऑन लीज टू ट्रांसपोर्ट इट्स टाइल्स टू वेरियस स्टोर्स। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो कंपनी ने अपने खुद के ट्रक्स ओन करने की जगह ट्रक्स को लीज पे लिया है, यानी कि रेंट पे लिया है। ठीक है, रेंट पे लिया है। आइडेंटिफाई हाउ द कंपनीज डिसीजन टू लीज ट्रक्स विल अफेक्ट इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आप ट्रक्स को लीज पे लेते हो तो उससे कैपिटल रिक्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है? देखो, आप परचेज नहीं कर रहे, परचेज करते तो कैपिटल ज्यादा लगता। हमने परचेज करने की जगह रेंट पे या लीज पे लिया है, तो उस केस में हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, वो कम हो जाएगी। डिक्रीज द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल ही क्यों बोला है मैंने? क्योंकि ट्रक्स लोगे तो वो आपका एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल। ओके, ये भी डन। चलो भाइयों, अब देखते हैं अगले कुछ और 20 MCQs दिया हुआ है क्वेश्चन में। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं तो। मुझे भी अच्छा लगेगा यार, है ना? टाइम लगता है वीडियो बनाने में। चलो देखो, बताना है डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड, कौन सा डायमेंशन है? द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कौन सा मैनेजमेंट का पॉइंट है जिसमें हम लोगों को मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं? बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। बताइए, लोगों को मैनेज करने की बात हो रही है, पीपल, लोग, टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए लोग काम करें। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है। इसके बाद पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट दिया है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, adopts न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेट गुड ऑफ द पीपल एंड लीड्स टू द पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताइए, मैनेजमेंट अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लोगों के भले के लिए काम कर रहा है, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक। बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। विच आर द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक फोर्स? स्पेसिफिक फोर्स है जो एक स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट करती है, इम्पैक्ट करती है। तो इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, ये सब क्या है? स्पेसिफिक फोर्स है। लेकिन लीगल कंडीशंस एक जनरल फोर्स है, इसका इम्पैक्ट सब पे आए। ठीक है जी। ओके, इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजिंग में हम यही करते हैं, काम को डिफाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं, अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। Process of organizing involves a series of steps that need to be taken in order to achieve the desired goals. ये भी सही है, ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। दोनों सही है। Monitoring plans is important to ensure that objectives are achieved. Is one of the steps in the process of planning. प्लानिंग के प्रोसेस में एक स्टेप होता है जिसमें हम प्लान्स को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करते हैं हम लोग फॉलो अप एक्शन के अंडर, फॉलो अप एक्शन के अंडर। ठीक है, मॉनिटर करते हैं कि प्लान सही बना है या नहीं बना। चलो, इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान को मैच करना है। तो हम सबसे पहले बात करें अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की, तो जहां पे भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात हो, मतलब हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की। तो फर्स्ट का तो फोर्थ आएगा। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, हमारा ऑप्शन डी बनेगा, फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है। बाकी
पॉलिसी क्या है? पॉलिसी होती है जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स थिंकिंग एंड चैनलाइज एनर्जीज। तो फर्स्ट का थर्ड। प्रोसीजर होता है एक प्रोसेस जिसमें कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सेकंड का फोर्थ। और प्रोग्राम मतलब एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स प्रोसीजर रूल सबकी बात करते हैं। थर्ड का सेकंड। ठीक है जी। थर्ड का मैंने कुछ गलती करी है क्या इसमें? मैंने अच्छा, मैंने इसमें ऑप्शन गलत डाल दिया। चलो, देखो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पॉलिसी का बनेगा फर्स्ट, तो फर्स्ट का बन रहा है थर्ड। फर्स्ट का थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है, सही है। ओके जी। चलो, इसके बाद दिया है असर्शन मार्केटिंग ओनली इज ओनली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या मार्केटिंग एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है कि प्रोडक्शन करने के बाद ही मार्केटिंग होता है क्या? गलत। मार्केटिंग तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है। Marketing includes activities like identification of customer needs, collection of information for developing product, designing suitable product package and giving it a brand name। तो बिल्कुल सही है, मार्केटिंग में यही सब एक्टिविटीज आती हैं। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। इसके बाद आपको बताना है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एट डिफरेंट लेवल्स। कौन सा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ लेके चलते हैं? ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आप चाहो तो पूरा पैसेज भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज लास्ट की लाइन से हमें आंसर समझ में आ ही रहा है। ठीक है। चलो, इसके बाद ट्रेनिंग एनहेंसेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, लीडिंग टू हाई प्रॉफिट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है, ट्रेनिंग से एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग विच इज ऑलवेज बेटर एज हिट एंड ट्रायल मेथड्स विदाउट सिस्टमैटिक लर्निंग लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी। ये भी सही है रीजन भी, कि ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक लर्निंग है जिसमें तरीके से काम होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड को आप अवॉइड करोगे तो वेस्टेज नहीं होगा। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो इट वुड एनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स। गलत। अवेलेबल की बात होती है वर्क फोर्स में कि कितने लोग अवेलेबल है। ठीक है, सो वर्क फोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी। वर्क फोर्स एनालिसिस में हम नेसेसरी की बात नहीं करते, कितने अवेलेबल हैं उसकी बात करते हैं। तो ये गलत है, दोनों में इंटर चेंज कर दिया है, तो गलत है दोनों स्टेटमेंट। ठीक है। डैश इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में देखो आप कमर्शियल पेपर में डीलिंग करते हो, कमर्शियल पेपर। ठीक है, बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है वो कैपिटल मार्केट के। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं? ये होता है हमारा डीमटीरियलाइजेशन। डीमटीरियलाइजेशन। If the shareholders in general desire that at least certain amount is paid as dividend, the companies are likely to declare the same। मतलब कि अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी इतना अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे, तो कंपनी उतना ही डिविडेंड देगी। तो कौन सा फैक्टर है डिविडेंड डिसीजन का, ये बताओ। देखो, हमने शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को दिमाग में रखते हुए डिविडेंड दिया है, जैसा शेयर होल्डर बोले वैसा हम मानेंगे। तो यानी कि शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, ठीक है। विच इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। इनकरेक्ट बताना है। चेक आईएसआई मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स बिफोर बाइंग। भाई, फूड प्रोडक्ट्स पे आईएसआई मार्क आता है क्या? नहीं, गलत है, इनको पता भी नहीं, बताओ। ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट है, फूड प्रोडक्ट्स पे आईएसआई मार्क नहीं आता। आईएसआई आता है इलेक्ट्रिक गुड्स पे। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। इसके बाद आपको बताना है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखो, एक जॉब सर्च इंजन है, आप गूगल पे जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हो, तो ये हमारा वेब पब्लिशिंग का पार्ट है। वेब पब्लिशिंग, वेबसाइट्स के थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। देन इसके बाद केस स्टडी है, आपको बताना है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेड टू इम्प्रूवमेंट इन द स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताना है। चलो, ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं, लिखा है एबीसी लिमिटेड इज अ लार्ज एमएनसी हैड अप्रोक्सीमेटली 1000 एम्प्लॉइज इन ईच ऑफ इट्स डिपार्टमेंट्स।
ठीक है। द कंपनी हैड 5 डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट्स हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन लीव एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉइज हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंटल हेड। तो अगर आपको लीव लेनी है तो उसकी एप्लीकेशन आपको अपने डिपार्टमेंटल हेड से अप्रूव करवानी पड़ेगी। दिस अप्रूवल इज डिलेड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ लीव एप्लीकेशंस इन ईच डिपार्टमेंट। अब जो अप्रूवल सिस्टम है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि बहुत सारी लीव एप्लीकेशंस आती हैं। दिस लेड टू अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। To resolve the problem, the CEO of the organization called a meeting of all departmental heads. तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई and it was decided to assign the approval of leave applications up to 10 days to the managers at all levels. और ये डिसाइड किया कि जो हम अप्रूवल का काम है ना, ये मैनेजर्स को असाइन कर देते हैं। ठीक है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इट विल बी असाइंड टिल द लोएस्ट लेवल थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी डिसाइड हुआ कि हम लोएस्ट लेवल तक इस काम को असाइन कर देंगे। मतलब लोएस्ट लेवल पे भी जो मैनेजर्स होंगे उनको भी ये काम दे दिया जाएगा। आपने काम को डिवाइड कर दिया, डेलीगेट कर दिया है लोएस्ट लेवल तक, जिसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन लोएस्ट लेवल की बात हो गई ना, तो कॉन्सेप्ट मिल गया डिसेंट्रलाइजेशन। ओके जी। डेलीगेशन नहीं आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, क्योंकि हमने लोएस्ट लेवल तक काम असाइन किया है। ओके। पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बताना है। तो देखो दिया हुआ है, XYZ लिमिटेड इज यूजिंग रजिस्टर्स टू रिकॉर्ड अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इवन इन दिस न्यू टेक एरा। तो एक कंपनी है जो कि रिकॉर्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन कर रही है। द एच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू द डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज एज दे आर राइटिंग रॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो जो HR मैनेजर है वो काफी परेशान हो चुका है कि यार एम्प्लॉयज इतने ज्यादा डिसऑनेस्ट निकले हैं कि वो गलत टाइम लिख रहे हैं रजिस्टर में। नॉट ओनली दिस, द वर्क प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑल्सो रिपोर्टिंग अबाउट द थेफ्ट ऑफ रॉ मटेरियल एवरी डे। ठीक है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। टू रिजॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम एंड इंस्टॉल्ड कैमरास एट इंपॉर्टेंट एरियाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ देयर एम्प्लॉइज। तो कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का यूज करा, कैमरा इंस्टॉल कर दिया। मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके अब आप कर रहे हो। ठीक है, कैमरा इंस्टॉल कर दिया ताकि पता रहे कि काम हो क्या रहा है, चीटिंग ना हो। इससे क्या होगा, डिसऑनेस्ट बिहेवियर रिड्यूस होगा और एम्प्लॉय तरीके से काम कर पाएंगे। आपको बताना है कौन सा पॉइंट है इंपॉर्टेंस का। ये होगा इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ऑर्डर और डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए इस तरह से हमने कैमरा सेटअप करे हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम सेटअप किया है ताकि कुछ भी डिसऑनेस्टी से काम ना हो। Identify the function of a stock exchange. Diya hai, Veena received 40 lakh as a gift from her father. She was discussing various avenues of investing her money with her brother. तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकती है उसके बारे में अपने ब्रदर से डिस्कस कर रही थी। He advised Veena to invest her money in shares of Moreso Limited, a reputed company. तो उसने एडवाइस दिया कि आप इस शेयर प्राइस को पैसे को इन्वेस्ट कर दो शेयर्स में। He further added that it would not only generate good returns but could easily be sold whenever required. आपको जब मन चाहे आप इनको बेच भी सकते हो, रिटर्न भी अच्छा है। बताइए कौन सा फंक्शन है। ये होगा हमारा तीसरा फंक्शन, सॉरी सेकंड, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को एक मार्केट मिल रही है और लिक्विडिटी भी है कि कभी भी बेच के आप पैसा ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद हमें बताना है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट अबाउट विच CEO इज डिस्कसिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट है, देखो दिया है, यहीं से पढ़ लेते हैं। द CEO ऑफ पायल लिमिटेड asked the finance manager to forecast the fund requirement for purchasing above machinery to ensure that enough funds are available at right time। ये लाइन हमने पीछे पढ़ी थी एक क्वेश्चन में, इनफ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए सही समय पे। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग का तो लिंक कर पा रहे हो क्या क्या चीजें रिपीट हो रही हैं, उसको सोच के करना। देन हमें बताना है स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो दिया हुआ है, मायरा इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफोन्स एंड फेमस फॉर इट्स क्वालिटी। इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सो ईच एंड एवरी प्रोड्यूस्ड कैनॉट बी चेक्ड। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी आप प्रोड्यूस करोगे हर एक यूनिट को हम चेक नहीं कर सकते। So the company made a policy that out of 500 smartphones produced a day, 20 smartphones would be randomly selected for quality check। तो ये डिसाइड हुआ कि एक दिन में आप अगर 500 फोन्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें से 20 फोन्स को हम चेक करेंगे। कौन सा स्टेप है, कौन सा स्टेप है,
ये होगा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस हुआ उसको हम मेजर कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है। ओके। डन। चलो, अभी तक हम लोगों ने टोटल 80 एमसीक्यूज कर लिए। अब लास्ट 20 और कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं लास्ट 20 एमसीक्यूज। असर्शन हमें दिया है। assertion है, the principles of management are guidelines to action but do not provide ready-made straight jacket solutions to all managerial problems। बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल्स बस आपको गाइड करते हैं बट कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है। रीजन है, रियल बिजनेस सिचुएशंस आर नीदर कॉम्प्लेक्स नॉर डायनामिक एंड आर नॉट द रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। जो बिजनेस सिचुएशंस रियल सिचुएशंस हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती, क्या वो डायनामिक नहीं होती? बिल्कुल गलत, डायनामिक होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। Under dash right, the consumer has a right to get relief for replacement of the product, removal of defect in the product, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer। कौन सा राइट है जिसमें कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा उसकी कंप्लेंट का? दिस इज राइट टू सीक रिट्रेसल। राइट टू सीक रिट्रेसल। ठीक है। इसके बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग स्टेप्स को मैच करना है। दिया है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोग, देखो इसमें करेंगे एज पर प्रीवियसली ड्रॉन प्लान्स आइडेंटिफाई द वर्क एंड डिवाइड इन सच अ वे सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। तो फर्स्ट का तो थर्ड है। ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंडर हम लोग काम को डिवाइड करते हैं स्मॉल और मैनेजरियल एक्टिविटीज में जो कि सिमिलर नेचर की हैं। तो सेकंड का सेकंड। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या है? हम ड्यूटीज असाइन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। सो डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क। काम को एलोकेट करना है। और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यानी कि क्लियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है इन अ हिरार्किकल स्ट्रक्चर। तो फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है। तो ये आपके पास बन गया फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड एंड सेकंड। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी है इसका आंसर। फोर्थ का फर्स्ट है, यस। ठीक है। चलो, इसके बाद टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड टेक वेरियस डिसीजंस रिलेटेड टू सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप कस्टमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो हमें मार्केट को एनालाइज करके चलना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेस है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाए। दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। कौन सा फंक्शन है? ये है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। आप मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। Okay? The principle of management which emphasizes on obedience to organizational rules and employment agreements। कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग रूल्स और अग्रीमेंट की बात करते हैं? ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसके बाद इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस। दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके। चलो, इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इट एडवोकेट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। बिल्कुल सही है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में दो हेड हैं, एक तो प्लानिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर बॉस आर अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज। ये भी सही है, चारों प्रोडक्शन के अंडर आते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड टू द शॉप फ्लोर। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है? एक एक्सटेंशन है यूनिटी ऑफ कमांड का। गलत, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। ओके। देन इसके बाद दिया है अ सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अगर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंगल यूज प्लान वो प्लान है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो क्या? गलत, एक बार यूज कर सकते हैं सिर्फ। पॉलिसीज आर जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स। पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है, बिल्कुल। दैट स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू सर्टेन सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करेगा वो हमारी पॉलिसीज बताती हैं। ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट वन गलत है, टू सही है। इसके बाद आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। देखो दिया है, यहाँ से पढ़ते हैं। प्लेस द नेक्स्ट फोर स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। बेसिकली हमें ट्रेडिंग प्रोसीजर के स्टेप्स के वजह से हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर हम पॉइंट समझें
पॉइंट्स को थोड़ा सा रीड करो, हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, देखो चारों पॉइंट्स दिख जाए। सबसे पहले थर्ड ऑप्शन आएगा, द इन्वेस्टर प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर्स। सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दोगे कि कितने शेयर्स हमें खरीदने हैं और किस प्राइस पे खरीदने हैं। तो सबसे पहले थर्ड, ठीक। इसके बाद जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, the broker will go online and connect to the main stock exchange and match the share and the best price available। इसके बाद जो ब्रोकर है वो ऑनलाइन जाके देखेगा कि शेयर्स अवेलेबल हैं भी या नहीं है। तो थर्ड के बाद फर्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद when the shares are bought and sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically। तो जब भी आप सब मैच वैच हो जाएगा उसके बाद ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो तीसरे नंबर पे ऑप्शन फोर्थ आएगा। थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ए बन रहा है, ठीक है। और लास्ट में जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो 24 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर दिया जाता है, ठीक है। सो पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर यहाँ पे आना चाहिए। देन इसके बाद केस गिवन है, हमें बताना है आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच रघु फेल्ड टू फुलफिल। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए दिया है, रघु ऑन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफन कंप्लेन्ड अबाउट बैक पेन। When his pain persisted, he consulted a doctor who advised him to purchase a good quality orthopedic mattress। तो डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि आप एक मैट्रेस सही सा खरीदो। This would ensure correct spinal alignment and reduce the back pain। रघु surveyed the market and purchased a good quality orthopedic mattress। तो रघु ने परचेज करा। As the price of the mattress was very high, he wanted to avoid paying GST। ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा था वो मैट्रेस, तो उसने जीएसटी पे करना अवॉइड किया। द शॉपकीपर सजेस्टेड दैट ही कैन डू सो इफ ही डज नॉट टेक अ रिसीट फॉर द परचेज ऑफ मैट्रेस। शॉपकीपर ने वो चीज सजेस्ट करी कि अगर आपको जीएसटी नहीं देना ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, कैसे कि आप जो भी आप परचेज कर रहे हो उसकी रिसीट मत लो, मतलब बिल ही मत लो, ठीक है। रघु रेडली अग्रीड फॉर द सेम, और रघु रघु ने फिर मेमो, जो बिल है वो लिया ही नहीं जीएसटी बचाने के चक्कर में। After a few months of using the mattress, his back pain recurred। He realized that the mattress that caved in from the center। He approached the shopkeeper who refused to entertain रघु। बाद में पता चला कि जो मैट्रेस है वो सही नहीं निकला, और वो गया जब शॉपकीपर के पास तो शॉपकीपर ने उसे रिफ्यूज कर दिया, उसको एड्रेस ही नहीं करा। तो अब बताइए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरी नहीं करी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आएगा ऑप्शन बी, आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेमो मतलब बिल, बिल नहीं लिया ना उसने, रिसीट नहीं ली परचेज करने की, ली होती तो शॉपकीपर फिर कुछ कुछ तो करता, है ना। तो ये वाला पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन नहीं है, देखो प्लानिंग से रिजिडिटी आती है, बिल्कुल। प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम होती है, बिल्कुल। प्लानिंग गारंटी सक्सेस, गलत, ऑप्शन सी। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताना है, दिया हुआ है, सीइंग द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स इन बुलेटी द वेसो कार्स अ ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस एंड सेल इट्स कार देयर। तो एक्सपेंशन के बारे में एक कंपनी सोच रही है। हाउएवर, the government of Bulgaria imposed high import duties on foreign made cars to protect local manufacturers from foreign competition। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर दी, जिससे कंपटीशन को रोक पाए। गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कार्स। आपको बताना है कौन सा फैक्टर है। देखो गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने अपनी खुद की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल एनवायरमेंट, जहां पे भी गवर्नमेंट आएगी पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ओके। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, बिल्कुल। डायरेक्टिंग से स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल। डायरेक्टिंग के थ्रू हम नीडेड चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल। बट डायरेक्टिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल, गलत, ऑप्शन डी। कंट्रोलिंग के जो स्टैंडर्ड सेट करता है वो प्लानिंग करता है, प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद, a buyer buys a product or service for what it does for him or her or the benefit it does to him or her। मतलब कि एक बायर
प्रोडक्ट और सर्विस बाय करता है किसके बेसिस पे, जो बेनिफिट उसे मिल रहे हैं उसके बेसिस पे। सही है, क्योंकि फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी विच इज परचेज्ड बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कस्टमर सर्टेन नीड। बिल्कुल सही। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट एक बंडल ऑफ यूटिलिटी है जो कि सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद केस स्टडी है, दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय सीईओ टू रिजॉल्व कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं? भाई कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है, दिस इज कोऑर्डिनेशन। लाइन से ही पता चल रहा है। चाहो तो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए पूरा केस पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी देखो लिखा है बाय लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। लिंकिंग, लिंकिंग की बात हो रही है। हम कोऑर्डिनेशन में ही लिंक की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है। ओके, चाहो तो ये पूरा पढ़ लेना आप एक बारी। ठीक है। चलो, इसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बिल्कुल सही है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेलुएटिव। बिल्कुल, प्लानिंग बताता है करना क्या है, इवेलुएटिंग मतलब जो काम एक्चुअल में हुआ है उसे इवेलुएट करने का काम कंट्रोलिंग का होता है। दोनों सही, दोनों सही। ओके, आपको बताना है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंसेंटिव शोन इन द पिक्चर। कौन सा इंसेंटिव है? देखो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, और ये ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ना वो रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट देता है। तो दिस इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब ईपीएफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको बताना है देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है द रिड्रेसल एजेंसी विच रामू एंड हिज कलीग शुड अप्रोच। कौन सी रिड्रेसल एजेंसी को हम अप्रोच करेंगे? तो देखो दिया है इसमें, आफ्टर मूविंग टू Dama from his hometown in Rasha, Ramu and his family were staying in a rented accommodation for the last 5 years. Ramu and one of his colleague decided to buy a flat each in close proximity to their office. तो रामू और उसके कलीग ने डिसाइड किया कि हम एक फ्लैट परचेज करते हैं जो कि ऑफिस के काफी पास होगा। After a lot of research, they settled for a housing project which would cost them 1.25 crore each for a 3 bedroom flat. तो रिसर्च करने के बाद उनको एक प्रोजेक्ट समझ में आया 1.25 करोड़ का। ठीक है। द हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपर्स प्रॉमिस टू डिलीवर देयर फ्लैट्स विद इन 36 मंथ्स। तो जो डेवलपर्स थे, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये फ्लैट्स डिलीवर कर देंगे आपको 36 मंथ्स के अंदर। An amount of 20 lakh each was paid to the developers of the housing project at the time of booking the flat. तो 20 लाख तो देखो जिस टाइम बुक करा फ्लैट उसी टाइम पे कर दिया। ठीक है, 1.25 करोड़ में से 20 लाख इमीडिएटली पे करा। सिंस द पेमेंट शेड्यूल वॉज टाइम बाउंड, दे पेड एडिशनल 80 लाख ईच ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। इसके साथ साथ शेड्यूल जो था टाइम पीरियड का, पेमेंट का जो शेड्यूल था वो एकदम फिक्स था। तो एडिशनल 80 लाख उन्होंने 2 साल के बाद और पे कर दिए। ठीक है। द बैलेंस ऑफ 25 लाख वॉज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और बाकी के जो 25 लाख बच गए वो हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पे करेंगे। Despite having taken the major part of the cost of the flats, the housing project developers hadn't started the construction work. भाई ऑलरेडी 1 करोड़ ले चुके हैं, 80 लाख और 20 लाख, ऑलरेडी 1 करोड़ जा चुका है उस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। स्टिल उन्होंने अभी तक काम शुरू ही नहीं करा। ठीक है, काम शुरू ही नहीं करा। रामू एंड हिज कलीग आस्क्ड द हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपर्स टू रिफंड द अमाउंट पेड। तो रामू ने डिसाइड किया कि हम अपना पैसा वापस लेंगे। ठीक है। ऑन रिफ्यूजल ऑफ रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड बाय द हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपर्स, रामू एंड हिज कलीग डिसाइडेड टू अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट। लेकिन उन डेवलपर ने वो पैसा रिफंड करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से रामू और उसके कलीग कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करने के लिए जाना चाहते हैं। अब आपको बताना है कौन से कंज्यूमर कोर्ट में हम लोग अप्रोच करें। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कितना अमाउंट है। देखो 1 करोड़ रिफंड चाहिए हमें, है ना, 20 लाख और 80 लाख, 1 करोड़ का रिफंड हमें चाहिए, उसके खिलाफ हम कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। तो 1 करोड़ की जो कंप्लेंट्स हैं वो होती हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। ठीक है। तो जितने की कंप्लेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। 1 करोड़ के अंदर अंदर तक का अमाउंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जाता है। ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी? रेगुलेटरी फंक्शन, registration of brokers and sub brokers and other players in the market.
यही होगा, ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी फंक्शन में ही आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। हम्म। इसके बाद हमें बताना है द स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर आफ्टर नॉट बीइंग एबल टू रिड्यूस द डिफेक्ट रेट। देखो, दिया है Alpha Manufacturing Limited is a company manufacturing high quality cars spare parts. The company has a well established production line and its products are highly demanded in the market. तो कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। However, it was noticed that the defect rate in the manufacturing process was higher than the standard of 10 per 1000 pieces produced. Defect rate काफी हाई है, ठीक है, डिफेक्ट्स निकल रहे हैं बहुत ज्यादा। So in spite of best efforts, the production manager was not able to reduce the defect rate. कुछ कुछ चीजें करी बट डिफेक्ट रेट फिर भी कम नहीं हो पाया। सो ही डिसाइडेड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। डिसाइड किया कि हम स्टैंडर्ड्स को ही रिवाइज कर देंगे, अपने प्लान्स को ही रिवाइज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। जब भी आप स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि आपने करेक्टिव एक्शन लिया है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। ओके, सो आंसर ऑप्शन ए। ओके, बस डन हो गया। हम लोगों ने सारे 100 MCQs समाप्त करे। ठीक है, मुझे लगता है 1 घंटे का वीडियो बना होगा कुछ। ठीक है, तो सारे के सारे हमने 100 MCQs कर लिए। पिछले साल के बोर्ड के पेपर के क्वेश्चंस थे। अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। कमेंट में अपना स्कोर, अगर आपने बताना चाहो तो प्लीज बता देना कमेंट में तुम्हारा स्कोर कितना बना आउट ऑफ 100। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी मुझे कमेंट में बताना, खराब लगी हो तो भी बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।